हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग क्रिमिनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ एक्सटॉर्शन। तो बाकी सारी लीगैलिटीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको धमकी दे और आप डर के कारण उस व्यक्ति को अपना सारा पैसा दे दें, जितना भी आपके पास है, क्योंकि वो डरा धमका के आपसे आपका पैसा मांग रहा है और आप डर के कारण वो सारा पैसा उसे दे दें, तो सवाल है कि क्या हम इस एक्ट को चोरी कहेंगे? क्या यहाँ पे थेफ्ट कमिट हो रहा है? तो मोस्टली लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्योंकि पैसा लिया गया है इसलिए ये चोरी है। लेकिन लॉ का आंसर है कि नहीं, यहाँ पे चोरी नहीं है और इस सिचुएशन को लॉ कहता है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन को समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये बात याद रखो कि एक्सटॉर्शन इज इक्वल्स टू डर दिखा के कोई चीज़ लेना। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पे जो भी आइटम, जो भी चीज़, जो भी पैसा विक्टिम खुद देता है, लेकिन वहाँ पे फ्री विल नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री कंसेंट नहीं है, बल्कि एक फियर में, एक प्रेशर में आके उसने उस सामने वाले व्यक्ति को, जो अटैकर है, जो रॉन्ग डूअर है, उसको एक फियर में आके वो अपनी वैल्यूएबल आइटम दिया है। तो भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 308 में प्रोवाइडेड है एक्सटॉर्शन का कंसेप्ट। या आप याद रखना इस प्रोविज़न को। एंड एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन की क्या बेसिक पनिशमेंट है और इसके अग्रेवेटेड फॉर्म्स में एक्सटॉर्शन की क्या पनिशमेंट है, ये सारी ही बातें सिर्फ एकमात्र सेक्शन 308 में प्रोवाइड की गई हैं। हम बात करें पुराने लॉ की, दैट इज़ इंडियन पिनल कोड की, तो उसमें 383 से 389 तक एक्सटॉर्शन कवर्ड था। अलग अलग सेक्शन थे हर एस्पेक्ट को लेके। जैसे कि 383 में एक्सटॉर्शन डिफाइन था, 384 में उसकी पनिशमेंट थी, फिर 385 ऑनवर्ड्स बाकी एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट प्रोवाइडेड थी। लेकिन इसके अंदर एक ही सेक्शन है बीएनएस में, लेकिन उसमें काफ़ी क्लॉजेस दिए हैं और उसमें ये वाले जो पहले वाले प्रोविजंस थे वो कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखो एक बेसिक बात कि लॉ कहता है एक्सटॉर्शन एक तरीके से मिडिल ऑफेंस है थेफ्ट और रॉबरी के बीच का। रॉबरी यानी कि लूट, डकैती। तो डकैती हालांकि रॉबरी का भी एक एग्रावेटेड फॉर्म है। तो चोरी और लूट के बीच का जो ऑफेंस है उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं, जहाँ पर डरा के, धमका के आपसे आपकी वैल्यूएबल आइटम ली जाती है। थेफ्ट में क्या होता है, बिना बताए चीज़ उठा ली जाती है। रॉबरी में क्या होता है, फोर्स या इंस्टेंट फियर दिया जाता है कि आपको अभी के अभी, यानी आपको डर है कि मुझे यहीं के यहीं मार दिया जाएगा या मेरे साथ कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाएगा, और फिर आप उस डर में वो चीज़, अपनी चीज़ दे देते हो। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है, अभी डर इंस्टेंट नहीं होता है, एक फ्यूचर इंजरी का डर होता है कि मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, तुम्हारा रेपुटेशन खराब कर दूंगा, तुम्हें डिफेम कर दूंगा अगर अटैकर ऐसा कहता है। तो एक फ्यूचर इंजरी का फियर दिखा के चीज़ लेना, उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसलिए एक्सटॉर्शन ज़्यादा डेंजरस माना जाता है देन थेफ्ट, क्योंकि यहाँ ह्यूमन माइंड को कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक बेसिक जस्ट हमें जानना ज़रूरी था बिफोर मूविंग टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द एक्सटॉर्शन। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन की। तो मैंने बताया भारतीय न्याय संहिता में 308 सेक्शन के अंदर दिया गया है। उसका जो क्लॉज 1 है उसमें एक्सटॉर्शन का जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो लॉ कहता है कि जब कोई पर्सन जानबूझकर, यहाँ लिखा है ना इंटेंशनली, किसी दूसरे पर्सन के माइंड में इंजरी का फियर क्रिएट करता है और उस फियर के थ्रू डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है और उसके रिजल्ट में विक्टिम प्रॉपर्टी या अपना वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस सामने वाले रॉन्ग डूअर को, उस एक्सटॉर्टर को डिलीवर करता है, तो इस एक्ट को हम कहते हैं एक्सटॉर्शन। अब डेफिनेशन को तोड़कर समझेंगे जिससे हमें उसके हर इंग्रेडिएंट का पता चले कि जहाँ पर ये सारे एक्ट साथ में कमिट होते हैं, देन वी से दैट कि इस केस में एक्सटॉर्शन का क्राइम कमिट हुआ है। तो याद रखना एक्सटॉर्शन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। पहला है डर, फियर। दूसरा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। और तीसरा है द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक्सटॉर्शन कमिट होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है। ऑफन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम, विक्टिम ने तो खुद पैसा दिया, तो कंसेंट हुआ ना यहाँ पे?
लेकिन जवाब है नहीं। लॉ कहता है अगर कंसेंट अंडर फियर है तो हम उसे नो रियल कंसेंट मानते हैं। जैसे कि आपके सर पर गन रखकर साइन करवा लिए जाएं कोई आपके प्रॉपर्टी के पेपर, या रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की धमकी देकर आपसे पैसा लिया जाए, तो हम यहाँ पर किसी भी हाल में, या लॉ कहता है हम इसे बिल्कुल भी फ्री कंसेंट नहीं मानते हैं। तो ये कन्फ्यूजन को आप अपने दिमाग से बिल्कुल दूर रखिएगा। तो एक लाइन सिंपल सी याद रखना कि एक्सटॉर्शन में हाथ विक्टिम का होता है लेकिन दिमाग एक्यूज्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्सटॉर्शन के क्राइम का इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। कि करके हम इंग्रेडिएंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है वो आता है पुटिंग अ पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, इसका मतलब है अक्यूज्ड जानबूझकर विक्टिम के माइंड में डर क्रिएट करता है। याद रखना, डर क्रिएट करता है। और याद रखना कि एक्सीडेंटली डर लग जाना काफ़ी नहीं है, इंटेंशनल फियर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। टू रिमेंबर दैट द फियर हियर मस्ट बी इंटेंशनल। वो पूरा प्लान था, उस रॉन्ग डूअर का इंटेंशन था आपको डरा कर और आपसे आपकी चीज़ लेना। तो यहाँ पे जो विक्टिम के माइंड में डर क्रिएट किया जा रहा है वो बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल फियर है। अब बात करें कि वो जो डर क्रिएट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इंजरी कॉज कर दूंगा, तो यहाँ पे इंजरी का सिर्फ मतलब माय डियर फ्रेंड्स मार पीट या बॉडीली इंजरी नहीं होती है। लॉ के हिसाब से इंजरी हो सकती है कई प्रकार से, आइदर टू योर बॉडी, जैसे कि आपको मार देने की धमकी या आपको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की धमकी। दूसरा इंजरी टू माइंड, यानी जैसे कंटिन्यूस प्रेशर डालना, मेंटल हैरेसमेंट करना, या साइकोलॉजिकल फियर, जैसे कि इंजरी टू माइंड का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है आज के टाइम में द डिजिटल अरेस्ट, कि लोग आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं और आपको माइंड से आपको इंजरी कॉज करते हैं, आपको हैरेसमेंट कॉज करते हैं, एंड जिसके फियर में आके आप वो काम कर देते हो जो कि आपको नहीं, अब नेचुरली नहीं करोगे, आप अपनी फ्री विल से नहीं करोगे। देन वी से दैट देयर इज़ इंजरी टू रेपुटेशन, जैसे अगर पैसा नहीं दिया, मतलब रॉन्ग डूअर कहता है अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तेरा नाम बदनाम कर दूंगा, तुझे किसी बड़े क्राइम में फंसा दूंगा, तो ये भी इंजरी मानी जाएगी। देन देयर इज़ ऑल्सो द इंजरी टू द प्रॉपर्टी, जैसे अगर वो कहता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तेरी दुकान जला दूंगा या तेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सो दैट वी से दैट दिस इज़ एन इंजरी टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने बोला इंजरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, इट मे बी आइदर टू द बॉडी, टू द माइंड, टू द रेपुटेशन और टू द प्रॉपर्टी। एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्चुअल इंजरी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है। द एक्चुअल इंजरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ फियर होना भी काफ़ी है, जैसे कि आपको धमकी दी गई या विक्टिम को डराया गया या आपको कोई और फियर क्रिएट किया गया, सो फियर इज सफिशिएंट, एक्चुअल इंजरी इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ फियर कॉज करने से भी एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नाउ देयर इज वन थिंग विच वी हैव मेंशन हियर रिगार्डिंग द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल एक्यूजेशन, जो मैंने अभी बोला। मतलब रॉन्ग डूअर कहता है कि मैं तुझे किसी बड़े क्राइम में फंसा दूंगा या तुझ पर FIR करवा दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा, है ना, और इस तरीके से डराता है जो मैं कह रहा हूँ वो कर दे, या फिर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना मैं तेरा नाम एक बहुत बड़े ड्रग के केस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में फंसवा दूंगा। तो कन्फ्यूजन आता है कि मैडम अगर एक्यूजेशन सच हो तब भी, तो आंसर है हाँ, तब भी एक्सटॉर्शन हो सकता है। लॉ कहता है एक्यूजेशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर उससे फियर क्रिएट हो रहा है और प्रॉपर्टी ली जा रही है तो वहाँ पर एक्सटॉर्शन बन जाएगा। इवन अ थ्रेट टू फॉल्सली अक्यूज समवन, ठीक है, भले ही वो एक्यूजेशन सच हो या नहीं हो, दैट अमाउंट्स टू द फियर ऑफ इंजरी। वो सामने वाले व्यक्ति के मन में डर तो पैदा कर रहा है ना। सो ट्रुथ और द फॉल्सिटी ऑफ एक्यूजेशन इज एब्सोल्युटली इममटीरियल हियर, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली वो एक्सटॉर्शन का जो क्राइम है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलिए सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आता है दी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक्सटॉर्शन का पहला इंग्रेडिएंट क्या था, द फियर ऑफ इंजरी। अब डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब समझो कि अक्यूज विक्टिम को डराता है और उस डर के
का फ़ायदा उठाता है ताकि विक्टिम प्रॉपर्टी दे दे, और इसको लॉ कहता है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। तो डिसऑनेस्टली का लीगल मीनिंग क्या होता है? लॉ के हिसाब से कोई काम डिसऑनेस्टली तब माना जाता है जब उसका इंटेंशन हो या तो किसी का रॉन्गफुल गेन देना, किसी को रॉन्गफुल गेन देना, या फिर किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना। ठीक है, it means either to cause a wrongful gain to one person or a wrongful loss to the another. For example, A कहता है B से कि अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे एक बड़े केस में फंसा दूंगा। अब B डर जाता है और वो सारा पैसा अपना A को दे देता है। तो यहाँ पर फियर क्रिएट हुआ, उस फियर का यूज़ हुआ और पैसा लिया गया। तो ऐसा होने पर अल्टीमेटली डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ धमकी देना काफ़ी नहीं है। धमकी की वजह से सामने वाले उस विक्टिम का जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मेयर थ्रेट इज़ नॉट इनफ अनलेस इट इंड्यूसेस द डिलीवरी। ठीक है, अगर बी उस जो एक ने कहा कि मैं तुझे एक बड़े केस में फंसा दूंगा और उससे बी बिल्कुल डरा ही नहीं और उसने प्रॉपर्टी नहीं दी, तो फिर वहाँ पर एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो याद रखना कि एक्सटॉर्शन में डर, सिर्फ डर क्रिएट नहीं होता, ज़रूरी नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद वो व्यक्ति डर के आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, देन वी से दैट द डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट हैज़ बीन कमीशन्ड और हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट कम्स इज द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी और द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो देखिए, एक्सटॉर्शन तब कंप्लीट माना जाता है जब विक्टिम उस फियर के प्रेशर में आके अपना प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करता है। अब डिलीवरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रॉपर्टी विक्टिम के हाथ से निकलनी चाहिए, विक्टिम खुद डिलीवर करेगा, अक्यूज छीन के नहीं लेगा। अगर अक्यूज ज़बरदस्ती चीज़ लेता है ना, फिर वो रॉबरी हो सकता है, वो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। तो डिलीवरी मस्ट बी बाय द पर्सन हु इज़ पुट इन फियर। अब बात करें प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, जैसे कि आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी। प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, कोई साइंड या सील्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि फ्यूचर में वैल्यूएबल बन सके। इसलिए ब्लैंक पेपर पर साइन करवाना, इवन दैट में कॉन्स्टिट्यूट एक्सटॉर्शन, वो भी एक्सटॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का ये एक्सटॉर्शन का एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है कि प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए बाय द पर्सन हु इज़ पुट इन फियर, और प्रॉपर्टी इनमें से किसी भी टाइप की हो सकती है। अब सवाल उठता है कि एक्सटॉर्शन कब कंप्लीट होता है? तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट होता है डिलीवरी के बाद। एक्सटॉर्शन इज नॉट कंप्लीट अंटिल डिलीवरी टेक्स प्लेस। अगर फियर क्रिएट हुआ, इंड्यूसमेंट भी हुआ, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई प्रॉपर्टी की, तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ अटेम्प्ट माना जाएगा एक्सटॉर्शन का। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 308 के स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, उसके एक्सप्लेनेशन से और असेंशियल इंग्रेडिएंट के एक्सप्लेनेशन से मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्सटॉर्शन से जुड़ा हर एस्पेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है। क्या चोरी और एक्सटॉर्शन एक ही चीज़ है? तो एक ही चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, ये मैंने आपको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे समझाया था। अब हम बात करते हैं कि इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, एंड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो पहला पॉइंट है कंसेंट को लेके। थेफ्ट की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बिना कंसेंट के ली जाती है, एंड एक्सटॉर्शन में कंसेंट भले ही डर से ऑब्टेन हुआ हो, बट कंसेंट होता है, कंसेंट फियर से लिया जाता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही यूज़ की जाती है इन द थेफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है, जबकि एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मेथडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सीक्रेटली ली जाती है, जबकि एक्सटॉर्शन में डर पैदा करके फिर विक्टिम खुद डिलीवरी करता है अपनी प्रॉपर्टी की, एंड दिस इज हाउ द मेथड इज यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम ऑफ एक्सटॉर्शन। रोल ऑफ विक्टिम की बात करें तो थेफ्ट में
विक्टिम का बड़ा ही पैसिव रोल होता है, विक्टिम का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ पूरी सीक्रेट प्रोसेस में हो रही है, बिना विक्टिम के कंसेंट के हो रही है। जबकि एक्सटॉर्शन में विक्टिम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि विक्टिम खुद प्रॉपर्टी देता है, खुद प्रॉपर्टी डिलीवर करता है टू द अक्यूज्ड। एंड देयर वी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। आई होप आप लोगों को अब ये पॉइंटर्स बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत एक्सटॉर्शन की क्या पनिशमेंट्स हैं। तो सिंपल एक्सटॉर्शन की बात करें, बेसिक एक्सटॉर्शन की बात करें, तो सेक्शन 308 क्लॉज 2 पनिशमेंट प्रदान करता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन और बोथ, 7 साल तक की सज़ा या फाइन या फिर दोनों। फिर हम बात करें कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है टू कमिट द एक्सटॉर्शन, इसका मतलब है कि फियर क्रिएट किया गया लेकिन प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई टू द अक्यूज्ड, तो वहाँ पे पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और फाइन और बोथ, 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन या बोथ। अब हम बात करते हैं कुछ अग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन की। यहाँ पर एक्सटॉर्शन ज़्यादा डेंजरस फॉर्म में होता है, तो फिर उस अकॉर्डिंगली आपके पनिशमेंट भी बढ़ जाती है। जैसे कि एक्सटॉर्शन में जो अक्यूज है वो आपको, आपके मन में डर क्रिएट कर रहा है, द फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि जैसे पैसा नहीं दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो पनिशमेंट है दैट विल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन, 10 साल तक की सज़ा और फाइन। फिर आता है कि एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ अक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि तुझे किसी ऐसे केस में फंसा दूंगा जिसका जो पनिशमेंट है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, चाहे जैसे कि मर्डर के केस में फंसा दूंगा, चाहे खुद पर अक्यूजेशन हो या किसी और पर हो, दोनों ही केसेस में एक्सटॉर्शन बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में पनिशमेंट होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, उसके बाद आता है कि थ्रेट टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू कमिट सीरियस ऑफेंस सिमिलर वे दैट आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, तो उसका भी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। तो ये पनिशमेंट आप याद रखना, सिंपल का है अप टू 7 ईयर्स और फाइन और बोथ, अटेम्प्ट का है अप टू 2 ईयर्स एंड एग्रेवेटेड फॉर्म्स का है अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, 7, 2 एंड 10। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, और हम कब मानते हैं कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो सकता है, इन विच सर्कमस्टांसेस। तो देखिए, जब एक्सटॉर्शन में जो डर है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि विक्टिम तुरंत उसी जगह पर उसी मोमेंट पर प्रॉपर्टी दे देता है, तब हम कहते हैं कि एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए एक्सटॉर्शन का नॉर्मल रूल याद रखो कि एक्सटॉर्शन में डर होता है लेकिन फ्यूचर का डर होता है, जैसे कि कल मार दूंगा या तुझे बदनाम कर दूंगा या बाद में प्रॉपर्टी जला दूंगा तेरी। तो इसलिए विक्टिम सोचता है, उस वक्त प्रेशर फील करता है और उसके बाद फिर जाके प्रॉपर्टी देता है। तो यहाँ पे तो होता है एक्सटॉर्शन। अब हम बात करें रॉबरी की, तो रॉबरी में जो डर होता है वो इंस्टेंट डर होता है। इंस्टेंट डर होता है कि उसको मार दिया जाएगा अभी इंस्टेंटली, या उसको हर्ट कॉज कर देगा, या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा, या उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर देगा। तो वहाँ पे जो इंस्टेंट डर है, जो विक्टिम को फियर है, वो इंस्टेंट है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब इसी मोमेंट में है, और विक्टिम उसकी वजह से तुरंत प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है, ना बाद में, ना घर जाकर, ना कल, ऑन द स्पॉट डिलीवर करता है। देन ऑन दैट मोमेंट इट बिकम्स रॉबरी। तो सिंपल डिफरेंस है कि एक्सटॉर्शन में देयर इज फियर ऑफ फ्यूचर इंजरी एंड रॉबरी में देयर इज फियर ऑफ इंस्टेंट इंजरी। ठीक है, तुरंत। ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखना। तो एक्सटॉर्शन में विक्टिम के पास सोचने का टाइम होता है, जबकि रॉबरी में विक्टिम के पास एक सेकंड भी नहीं होता है, एंड इसीलिए रॉबरी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, ऐसे कुछ बहुत ही लैंडमार्क केस नहीं है एक्सटॉर्शन का विच आई कुड फाउंड एंड कोट हियर, बट कुछ अलग अलग केसेस में जो मेजर ऑब्जर्वेशंस रहे जुडिशरी के, वो मैंने कंपाइल करके यहाँ एक पैराग्राफ में कोट कर दिए हैं। दिस सेम इन द सेम वे यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, कि कोर्ट्स ने एक्सटॉर्शन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि फियर नीड नॉट बी फिजिकल। ठीक है, कि डर सिर्फ मारपीट का नहीं होता है, डर जो है वो रेपुटेशन का भी हो सकता है, क्रिमिनल केस का भी हो सकता है, सोशल इमेज का, रेपुटेशन का भी हो सकता है ना। तो रिमेंबर कि फियर नीड नॉट बी फिजिकल। ठीक है, इवन अक्यूजेशन इज सफिशिएंट, सिर्फ अक्यूजेशन भी सफिशिएंट है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ थ्रेट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है,
कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम अगर धमकी देने का कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग ना हो तो कोर्ट्स कहते हैं कि प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ ज़रूरी नहीं है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी काफ़ी होते हैं, जैसे कि अक्यूज़ का बिहेवियर, विक्टिम का तुरंत पैसा देना या सिचुएशन का जो प्रेशर था, तो इन सब से कोर्ट इन्फर कर सकता है कि फियर क्रिएट हुआ था एंड दैट वाज सफिशिएंट टू डिसाइड द मैटर. And third thing that court have very often observed in the cases is कि delivery under fear is not a free consent. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है कि लॉ कहता है कंसेंट अंडर फियर मीन्स देयर इज नो कंसेंट. इसीलिए विक्टिम ने खुद प्रॉपर्टी दी लेकिन मर्जी से नहीं दी, डर का प्रेशर में दिया, तब भी हम मानेंगे कि देयर वॉज एन एब्सोल्यूट कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एक्सटॉर्शन का कंप्लीट कंसेप्ट. मुझे लगता है कि इससे बाहर तो एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ कोई एस्पेक्ट बचा ही नहीं है जो आपको जानने की ज़रूरत है. या नाउ यू आर सपोज टू मूव टू एनी वेयर ऑन एनी गूगल आर्टिकल और एनी अदर यूट्यूब वीडियो. तो मैंने कोशिश किया है कि मैं हर एस्पेक्ट आप लोगों को यहाँ समझा दूँ. ठीक है, तो इन दी एंड आई जस्ट से कि एक्सटॉर्शन अंडर द भारतीय न्याय संहिता सिर्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का लॉ नहीं है, बल्कि ये हम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिग्निटी और फ्री विल को प्रोटेक्ट करता है. जब किसी पर्सन से डर दिखाकर प्रॉपर्टी ली जाती है तो लॉ उसे कोर्जन मानता है, ना कि कंसेंट, है ना. और जब यही डर इंस्टेंट हो जाता है तब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह लॉ ने एक्सप्लॉयटेशन के हर फॉर्म को पनिशेबल बनाकर इंडिविजुअल्स के कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन दी है. राइट, सो विद दिस note I would like to sum up the lecture. I hope the things have been clear to you. For any doubt please let me know in the comment section. I'll try to answer them. राइट, और आप लोगों को ये वीडियो सेशन, हमारे नोट्स कितने हेल्पफुल लगे ये भी मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, सो दैट्स इट. एंड अगर आपको हमारे इस सब्जेक्ट या किसी भी और सब्जेक्ट के लॉ नोट्स चाहिए जो कि कुछ नॉमिनल अमाउंट पे पेड रहते हैं, उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल है lawvita_80 और ईमेल आईडी है guptaradhya80@gmail.com. दोनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.